नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर। और आज उनसे संबंधित प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। आज के इस सीरीज में पहला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है ये बताना है। क्या दीवा स्वप्न नहीं होता है, क्या संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है किशोरावस्था में, या फिर कल्पना जगत की बहुलता नहीं होती है, या फिर मानसिक विकास नहीं होता है। तो देखिएगा साथियों, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम संदर्भ में बात करें तो दीवा स्वप्न होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चा दीवा स्वप्न देखता है। दिन में खुली आंखों से देखे जाने वाले सपनों को दीवा स्वप्न कहते हैं। और गीजूभाई वदेका ने दीवा स्वप्न नामक पुस्तक का प्रकाशन किया है। तो दीवा स्वप्न तो देखता है। संचय की प्रवृत्ति, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संचय की प्रवृत्ति जो होती है वो किशोरावस्था का प्रमुख विशेषता न होकर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। तो संचय की प्रवृत्ति जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कल्पना की बहुलता, किशोरावस्था में बच्चा कल्पना जगत में खोया रहता है, तो ये तो इसका आएगा इसके अंतर्गत। और मानसिक विकास एक तो जब बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू हो जाता है और किशोरावस्था तक उसका मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो मानसिक विकास भी होता है, दीवा स्वप्न देखता है, कल्पना जगत की बहुलता होती है। परंतु संचय की प्रवृत्ति, छोटी छोटी वस्तुओं के संचय की प्रवृत्ति जो होती है, वो संग्रह की प्रवृत्ति जो होती है, वो बाल्यावस्था का प्रमुख विशेषता होती है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न सोल्व हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? सबसे कठिन काल, देखिएगा साथियों, बालकों के विकास को क्या बाल्यावस्था का सबसे कठिन काल माना जाता है, शैशवावस्था को माना जाता है, किशोरावस्था को माना जा सकता है, या फिर सभी को? तो देखिएगा साथियों, सबसे कठिन काल अगर देखें तो वो होता है किशोरावस्था। सबसे कठिन काल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये यहाँ पर बाल्यावस्था जो किशोरावस्था होती है, इस समय बालक जो होता है बड़े तूफान, संघर्ष, तनाव में रहता है। इस कारण सबसे कठिन काल की इसको संज्ञा हम दे सकते हैं। तो किशोरावस्था की अगर हम पहले प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करें तो स्टैनली हॉल ने इसको नया जन्म का काल भी कहा है। स्टैनली हॉल सबसे पहले तो किशोरावस्था के जनक माना जा सकता है, यानी किशोरावस्था से संबंधित सबसे ज़्यादा अध्ययन जो किया है वो स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया है। और स्टैनले हॉल का सबसे महत्वपूर्ण किशोरावस्था के संदर्भ में कथन है कि दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, ये स्टैनले हॉल के द्वारा किशोरावस्था के संदर्भ में कहा गया है। तो स्टैनले हॉल के कथन जो है वो महत्वपूर्ण याद रख लीजिएगा। ठीक है। किलपैट्रिक का क्या कथन है? तो जीवन का सबसे कठिन काल, ये किलपैट्रिक ने कहा है। किसने कहा है और किसके संदर्भ में कहा है? तो किशोरावस्था के संदर्भ में कहा है। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था। और परिवर्ती अवस्था भी कह सकते हैं हम इसको, विशिष्टता की खोज का समय, बसंत ऋतु कह सकते हैं हम इसको, स्वर्णकाल कह सकते हैं हम इसको, गोल्डन एज, क्योंकि बालक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, इस कारण इसको स्वर्णकाल भी कहा जा सकता है। समायोजन का अभाव, इस अवस्था में किशोरावस्था में बालक समायोजन नहीं कर पाता, मतलब समायोजन में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो अपने ना तो परिवार वालों से उसका समायोजन बैठता है और ना ही स्कूल में उसका समायोजन बैठता है। तो इस प्रकार से वो समायोजन का अभाव भी कह सकते हैं किशोरावस्था को। देशभक्ति की भावना यानी वीर पूजा की भावना इसमें पाई जाती है। वीर पूजा की भावना यानी हीरोइज्म, जो अपना किसी को, एक व्यक्ति को हीरो मानकर उसको हम कह सकते हैं वीर पूजा की प्रवृत्ति। और चहुमुखी विकास होता है इस काल में। और दीवा स्वप्न तो अभी हमने जाना है। तो वो सभी कुछ विशेषताएं किशोरावस्था से संबंधित होती है और इसको सबसे कठिन काल के रूप में जाना जा सकता है। तो ये कहा किसने है? ये कहा है किलपैट्रिक ने। और अगर हम बात करें तो ये किशोरावस्था की विशेषताएं होती है। अगर तीसरे प्रश्न की तरफ देखें तो निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। देखिए साथियों, समलिंगी आकर्षण बालकों में कब होता है, यानी अपने समान लिंग के प्रति आकर्षण बालकों में कब होता है?
क्या प्रौढ़ावस्था में होता है, क्या शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होगा या फिर किशोरावस्था में होगा। तो देखिएगा साथियों, जो समलिंगी आकर्षण जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है। समलिंगी मतलब बालक, अगर बच्चा है, अगर बालक है तो वो बालक के प्रति ही स्नेह प्रदर्शित करेगा, यानी अपने बालकों की टोली के प्रति ही रहेगा, और बालिका है तो वो बालिकाओं के अंतर्गत ही रहती है। तो ये जीवन का सबसे अनोखा काल है। कौन सा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कॉल एंड ब्रूश ने क्या कहा है कि जीवन का सबसे अनोखा काल। और समलिंगी आकर्षण किस में होता है? तो समलिंगी आकर्षण बाल्यावस्था में पाया जाता है। जीवन का निर्माणकारी काल भी कह सकते हैं। सिगमंड फ्रायड ने जो है महत्वपूर्ण कथन कहा है यहाँ पर बाल्यावस्था से संबंधित, कि जीवन का निर्माणकारी काल है। कौन सा? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्थाओं को भी हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत बांट सकते हैं। दो अवस्थाओं में इसको बांट सकते हैं। और प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक ने इसको कहा है। रॉस ने तो इसको मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता मतलब बालक परिपक्व हुआ नहीं है परंतु वो परिपक्वता प्रदर्शित करता है और दिखाने की कोशिश करता है, उसको हम मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। और ये रॉस ने कहा है। रॉस ने बाल्यावस्था के संदर्भ में कहा है कि छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, जबकि कॉल एंड ब्रूश ने जीवन का अनोखा काल कहा है और सिगमंड फ्रायड ने तो जीवन का निर्माणकारी काल तक कह दिया है। अगर हम किलपैट्रिक की बात करें तो प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था के संदर्भ में। ठीक है। और वैचारिक अवस्था का काल भी कह सकते हैं हम इसको। ये अर्थ भेद में लिंग भेद और रूढ़ित जातिगत भेदभाव इसी में सीखता है बालक। बाल्यावस्था में ही अर्थ भेद, लिंग भेद व जाति भेद बाल्यावस्था में ही सीखता है बालक। ठीक है। और खेल की आयु, देखिए खिलौनों की आयु अगर आ जाए तो वो शैशवावस्था होगी, और खेल की आयु अगर कहीं पर आ जाए तो वो बाल्यावस्था होगी। बाल्यावस्था में बालक खेल, विभिन्न प्रकार के खेल खेलता है, और खिलौनों की आयु कौन सी हो जाएगी? आपकी शैशवावस्था। तो ये सभी कुछ बाल्यावस्था की विशेषताएं होती। और कैरेन हार्नी का कथन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, मूल दुश्चिंता की अवस्था। कैरेन हॉर्नी ने क्या कहा है बाल्यावस्था के संदर्भ में? कि मूल दुश्चिंता की अवस्था। तो ये हो गई हमारी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो ठीक है, समलिंगी आकर्षण बाल्यावस्था में होता है और बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने अभी जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसने कहा है? तो किशोरावस्था की विशेषताएं जानते हैं हम। देखिए, नया जीवन का काल तो स्टैनली हॉल ने कहा है, अभी हमने जाना है। ठीक है। और स्टैनली हॉल ने बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था ये भी कहा है। ठीक है। और अपराध प्रवृत्ति के जो नाजुक समय का विकास होता है वो वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये वैलेंटाइन का कथन है। वैलेंटाइन का कहना है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय हम कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर क्रो एंड क्रो के बारे में अगर हम जाने तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा का प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? ये क्रो एंड क्रो ने। अगर हम किलपैट्रिक की बात करें तो किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ये हम पहले भी जान चुके हैं और आगे प्रश्न में भी आने वाला है आपके। तो अगला प्रश्न अगर हम देखें, पांचवा प्रश्न है आपके सामने। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह कथन है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। हमें शब्दों को पकड़ना है। ये शब्द किसके हैं? किसके हो सकते हैं? क्या स्किनर के, क्या गेट्स के, कॉल्विन के, वॉटसन के? तो किसके हो सकते हैं ये शब्द? यानी ये परिभाषा दी गई है अधिगम के संदर्भ में। अधिगम यानी सीखना। अधिगम होता क्या है? अधिगम किस प्रकार से हम कर सकते हैं? तो ये अधिगम की परिभाषाएं दी गई है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो आइए आज देखते हैं हम स्किनर के बारे में। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में अर्जन क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ये स्किनर। उत्तरोत्तर विकास भी अगर आ जाए तो वो भी स्किनर की परिभाषा ही होगी। ठीक है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ विभिन्न अगर अधिगम से संबंधित परिभाषाओं को जाने हम तो क्रो एंड क्रो ने कहा है आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। गिलफोर्ड ने अगर देखें हम गिलफोर्ड की परिभाषा, तो गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है।
ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी स्किनर, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो। और एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है गेट्स की। तो गेट्स ने कहा है अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो हमने जानी है। तो ये यहाँ पर जो आपकी परिभाषा दी गई है वो स्किनर की परिभाषा दी गई है सीखने के संदर्भ में, यानी अधिगम के संदर्भ में परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व तनाव की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो अभी हमने किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में जाना है, यह स्टैनली हॉल का कथन है। स्टैनली हॉल की कौन सी पुस्तक है? तो एडलसेंस नामक उन्होंने पुस्तक लिखी है जिसमें किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो उनके थे वो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की, तो ये यहाँ पर क्या कोठारी आयोग होगा, मुदालियर आयोग होगा, बी एन झा आयोग होगा या फिर कोई नहीं? तो देखिएगा कोठारी आयोग जो 1964 में जिसकी स्थापना की गई थी शिक्षा से संबंधित सलाह देने के लिए, उसने कहा है कोठारी आयोग ने, इसमें इसके अध्यक्ष बी एन कोठारी, कोई कोठारी करके थे, तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की बात की गई है। तो ये यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि कब गठित किया गया था? तो 1964 से 66 के मध्य ये गठित किया गया था। हालांकि 1964 में जो कोठारी आयोग था वो गठित किया गया था और 1966 में अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी सरकार के समक्ष। तो ये प्रथम बार शिक्षा के क्षेत्र में गठित की गई बहुत बड़े स्तर पर समिति थी। अगली बात करें तो फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के अतृप्त इच्छा कौन सी है? यहाँ पर सिगमंड फ्रायड की बात आ गई है और सिगमंड फ्रायड की बात आ जाए तो मनोविश्लेषणात्मकवाद सिद्धांत उनका भूला नहीं जा सकता। तो सिगमंड फ्रायड की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्राइबर्ग में हुआ था और बाद में यह वियना कहाँ की राजधानी? ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया यानी वियना चले गए थे और इसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये अमेरिका जाकर अपने सिद्धांत देने लगे। इन्होंने 3 प्रकार के अवस्थाएं बताई हैं, दशाएं बताई हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं, कौन कौन सी? तो चेतन अवस्था यानी कॉन्शियस माइंड और अचेतन अवस्था यानी अनकॉन्शियस माइंड, और एक बताई इन्होंने अर्ध चेतन अवस्था, सेमी कॉन्शियस माइंड जिसको हम कह सकते हैं। तो चेतन मन जो होता है वो 10% होता है। व्यक्ति का चेतन मन कितना? 10% होता है। बाकी 90% जो होता है वो अचेतन मन में होता है। यह सिगमंड फ्रायड का महत्वपूर्ण कथन है और इन्होंने माना है एक बर्फ के टुकड़े के समान, जिसमें जितना बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर होता है ना 90% और 10% बाहर होता है, तो वो 10% के बराबर इन्होंने चेतन मन को माना है और 90% इन्होंने अचेतन मन को माना है। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने जो इड है उसको तामसिक यानी राक्षसीय प्रवृत्ति वाला मन कहा है और जो ईगो है उसको मानवीय प्रवृत्ति वाला मन कहा है और जो सुपर ईगो यानी परम अहम है वो देवत्व प्रवृत्ति वाला मन इन्होंने कहा है। ठीक है, तो जो जो अचेतन मन होता है ये हमेशा सुख चाहता है। ये हमारी जो जितनी भी इच्छाएं होती है, जितनी भी हमारी कामनाएं होती है, हमारी बुरी बुरी भावनाएं होती है, वो अचेतन मन में होती है। जबकि चेतन मन आदर्शात्मक अवस्था का प्रतीक माना जा सकता है चेतन मन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन को समझ सकते हैं। आपका प्रश्न क्या है? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की तृप्त इच्छा कौन सी है? तो फ्रायड ने काम प्रवृत्ति पर महत्वपूर्ण फोकस किया है और काम वासना को इन्होंने अतृप्त व्यक्ति की अतृप्त इच्छा माना है, जो कि हमारे किस मन से संबंधित हो सकती है? तो वो अचेतन मन से संबंधित होती है और जितनी भी अतृप्त इच्छाएं होती है हमारी वो सभी अचेतन मन में ही होती है। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने माना है। तो फ्रायड ने एक प्रक्रिया का नाम दिया है जिसको हम नार्सिसिज्म कह सकते हैं। नार्सिसिज्म प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं में मस्त रहता है, स्वयं से प्रेम करता है और बालक में जो ये प्रवृत्ति पाई जाती है उसको नार्सिसिज्म की प्रक्रिया सिगमंड फ्रायड ने कहा है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार नार्सिसिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वमोह करता है, स्व प्रेम करता है और अपने आप में मस्त रहता है। तो ये फ्रायड ने इसको नार्सिसिज्म की प्रक्रिया कहा है। अगला प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न देखिएगा साथियों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो ताकि अब हमारी मेहनत जो है वो सफल हो सके और लाइक
कर दीजिएगा थोड़ा बहुत, अगर आपको पसंद आए तो। देखिएगा 10वां प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है? बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। और यहाँ पर पियाजे से संबंधित, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। अगर 4 प्रकार की अवस्थाओं की बात करें तो संवेदी प्रेरकी अवस्था, पहली अवस्था जो होती है उनकी संवेदी प्रेरकी अवस्था। दूसरी जो अवस्था बताई वो बताई है इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो बताई है वो बताई है इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो चौथी अवस्था बताई है वो चौथी अवस्था हम कह सकते हैं जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पहली जो अवस्था होती है संवेदी प्रेरकी अवस्था, वो अवस्था जो होती है वो 0 से 1.5 वर्ष तक होती है, यानी 18 माह तक मान सकते हैं हम, जिसको 2 वर्ष तक मान सकते हैं। 2 से फिर जो दूसरी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था अभी नाम लिया हमने कि अमूर्त नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसकी जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर तीसरी जो मूर्त संक्रियात्मक वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी अवस्था होती है वो 11 से 18 वर्ष तक होती है, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है। तो इस प्रकार से पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया को जीव विज्ञान में क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं स्कीमा। तो ये आज के प्रश्न थे जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।